कैसे हमने उनको तय करना है, योजनाओं को कैसे तय करना है, कैसे योजनाओं को हमने अपने क्षेत्रों में बांटना है, गाँव में हमारे बस में बांटना है। अब मेरे गाँव वालों को जो कैसे जीता है, ये तो कोई कुछ न कुछ करके दिखाया होगा, बोला होगा, जैसे किया होगा। ये आपके बीच में कहीं ना कहीं हमने त्याग किया होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों ने समर्पित भावना के समाज के किए हुए। और आप लोग अपने को छोटा नहीं समझे, आप लोग अपने को छोटा नहीं समझे। जहां आप 500, 600, 1000, 2000 के बीच में आप एक भगवान का स्वरूप, आप एक प्रभु का स्वरूप है, किंतु उस प्रभु को देखने के लिए आपकी क्षमता है। क्या देख पाते हैं आप अपने अंदर, नहीं देख पाते हैं, ये आपकी दृष्टि। उसके बाद हम क्या करें, कहाँ से आएगा। आज होने के नाते हम भारत में विकासशील देशों के साथ विकसित देशों की बात नहीं करते। और विकसित देशों की कहानी क्या होगी कि जहाँ तक विकसित देशों की कहानी होगी, जहाँ तक विकसित देशों की कहानी है, वहाँ पे हम सीधे सीधे क्या करें, आप प्रधान है सभी लोग जे आज में तुम काम देने वाला, यदि तय अच्छे ढंग से काम करें तो तय तुम्हारा फेरों देना। एक भी बात होगा तो ऐसी स्थिति वित्तीय स्रोतों का हमारे पास स्रोत कैसे है। हम एक विकसित देश हैं और 161 देशों का हमारा एक समूह है। उस समूह में हमारे भारत विकास, उसके बाद ग्राम पंचायतों का होगा क्या, ऐसी स्थिति आपको सोचना है। ये हम इस प्रशिक्षण के दौरान में आपको चर्चा के विषय में बताएंगे। फिर प्रशिक्षण पर चर्चा होगी, क्या चर्चा है। फिर दूसरे दिन हम आपको बताएंगे स्वतंत्र और सतत विकास के लिए लोगों को ही भागीदारी। सतत विकास की परिभाषा ये हुई कि सतत मतलब हमेशा का, निरंतरता जिसको बोलते हैं। तो उस बीच में आप क्या भागीदारी कर सकते हैं। आप पुराने लोगों को पूछो, जो बुढ़िया लोग से ना दर्पण पूछ सकते हो। साहब तुम 1958-59 में जब प्रधानमंत्री बन गया तब रजू सरकार में 2 रुपये मिलता है, योजना के 20 रुपये मिलते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, और 20 रुपये मिला था योजना के लिए, और 80 रुपये उसको 20 रुपये में तब थी मजदूरी 2 रुपये मजदूरी थी, और सबने सरकार किया। इतना बढ़िया रास्ता लगा हुआ है, आज इतना पैसा आ रहा है, क्या कारण है, ये ढूंढना है हमने। ये इस बीच में, ये चर्चाओं के बीच में। फिर हमारा ग्राम पंचायतों के विकासों में इसकी भूमिका क्या होगी, ग्राम पंचायतों को कैसे जिला पंचायत सतत विकास में कैसे होगी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में क्या होगा। मतलब प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है आप लोगों को। केवल ये है कि आपकी भागीदारी क्या है, आपको कैसे जागना है। 2015 के बाद क्या होना है, जब हमारे ग्राम पंचायत स्थिर नहीं होगी, हमारे ग्राम पंचायत अपने पाँव में खड़ी नहीं होगी, तब क्या होगा। ऐसी स्थितियों के बीच में हम लोग आपको 3 दिन में हम आपको यथासंभव प्रयास करने का प्रयास करेंगे, और आपके ही बीच में इसकी चर्चा की भागीदारी निभाने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हम लैंड खाना का, एक अभी खाना, कल का खाना, परसों का खाना। उसके बाद एक बात बहुत बढ़िया बात आई, एक बात मेरे हम लोग जो सोच पड़े, हमारे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं और जो हमारे जिले के सुरक्षा अधिकारी लोग हैं, और जो हम लोग भी NGO के सेक्टर के जो लोग हैं, हमारे जितने भी जो चलाने के वाले जो इस तंत्र को, उन लोगों ने एक बात सोची। उन लोगों ने ये सोची कि जनप्रतिनिधि तो बन जाता है, और वो कैसा होना चाहिए, जिनमें आप लोग भी, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके दोष हैं, क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसका स्वभाव होना चाहिए, क्या इसका किस ग्राम पंचायत। आप सबको मेरा प्रणाम। डिग्नेटरीज जो बैठे हुए हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर कमलेश्वर हूँ, ग्राम स्वाला से प्रधान हूँ। यहाँ पर मुझे इन्होंने आमंत्रित किया हुआ है, इसके लिए आया हुआ हूँ। धन्यवाद। समाज कल्याण अधिकारी तेलंगाना, और इस प्रशिक्षण में दिल्ली से प्रशिक्षण दे रहे हैं 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र। इतने कोई लोग अभी समय यहाँ पर सुनते होंगे, क्योंकि ग्राम प्रधान एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। त्रिस्तरीय जो पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ लागू किया गया लोकतंत्र की विशेष उसके ये कि लोकतंत्र को सशक्तिकरण के लिए विकेंद्रीकृत जो हमारा लोकतंत्र है उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत हमारे यहाँ है। और उसका सबसे निम्नतम ग्राम पंचायत कैसे काम करे, फंडिंग कैसे करे, मोटिवेट कैसे करे, ग्राम प्रधान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए किसी जो उसका मुखिया होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।
तो इसी प्रकार जो हमारी अवधारणा थी कि ग्राम सरकार की स्थापना की जाए त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत। तो जो ग्राम सरकार का मुखिया जो होता है ग्राम प्रधान होता है, और जो कैबिनेट होती है, जो उसके वार्ड मेंबर्स होते हैं, तो उनके माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ग्राम प्रधान जितना सशक्त लीडर होगा उतना ही सशक्त उसके जो भी काम होंगे वो होंगे। जो ये फिल्म हिवरे बाजार है, ये महाराष्ट्र की है, और इसमें यही दिखाया गया है कि जो एक लीडरशिप प्रधान के अंदर थी, उस प्रधान ने अपनी लीडरशिप से पूरे गांव को एक कस्बे के रूप में, क्या एक शहर के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, गट फीलिंग होनी चाहिए कि आप कैसे अपने शक्ति, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी जो सही चीज़ है उसको दिखा सकते, अपनी प्रतिभा का मतलब दिखा सकते। तो ये हिवरे बाजार, इसीलिए सबसे पहले जब ये मॉड्यूल बनाया जा रहा था, ट्रेनिंग का मॉड्यूल, तो सबसे पहले यही चीज़ तय की गई थी कि जो सक्सेस स्टोरी होती है किसी भी प्रशिक्षण के लिए सबसे जरूरी होती है सक्सेस स्टोरी, सफलता। तो सफलता स्टोरी जो हमारी है ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए शुरू किया मॉड्यूल में रखा है कि आप इससे प्रेरित हों। प्रेरित होने के बाद फिर आपको आगे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आपके अधिकार क्या हैं, उसके बाद आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी आपके बाद हो। तो बेसिक जो सोच थी इसके पीछे सीढ़ी साहब की कि पहले कैसे मोटिवेट करें, उसके लिए हिवरे बाजार का एक हमारा उदाहरण लिया। तो हिवरे बाजार कलकत्ता या मुंबई जैसे मैं उसे 7 लाख करोड़ में बांटना चाहूँगा। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज आपको के सपने को साकार करता है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेईमानी करेंगी। मेरा गांव इस देश में सबसे अच्छा है। आमचं गाव चांगलं आहे, आमचं गाव स्वच्छ आहे। वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए तो आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। आमदन बढ़ गई है। 40 रुपये दाम इधर ही होता, तो इधर में खाना पीना कोई अच्छा। कि हम किस तरीके से अपने आप को एक सशक्त ग्राम के रूप में अपने आप को रख सकते हैं। हिवरे बाजार जो ये बताता है कि जो हमारा एक ग्राम है, ग्राम अपने आप में एक सफिशिएंट इकाई होता है, जो कि महात्मा गांधी की जो पुरानी हमारी एक सोच थी कि एक ग्राम पंचायत हो, एक ग्राम के रूप में एक ग्राम सरकार की स्थापना हो, जिससे कि वो आत्मनिर्भर ग्राम के रूप में पूरे उसको देखते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के चेंज होने के साथ साथ हम लोगों ने उस सोच को भुला दिया। हिवरे बाजार उस सोच को सार्थक करती है कि हमारे पास ही सारे संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों का अगर इस्तेमाल करें तो हम अपने ग्राम को, अपने समाज को बहुत अच्छी तरीके से आगे ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि हिवरे बाजार में जो उनके प्रधान थे लगातार निर्विरोध चुने जा रहे हैं। निर्विरोध चुने जाने के पीछे उनकी जनता का साथ, एक टीम स्पिरिट उनके अंदर थी कि उन्होंने उस टीम को लीड किया। कल जैसा कि आपके इस पाठ्यक्रम में कल एक लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे भी पाठ्यक्रम है, जो कि आपको उस ओर ले जाएंगे कि जिस ओर हिवरे बाजार के प्रधान की जो क्वालिटीज़ थी उस क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से जनता से समर्थन आप प्राप्त कर सकते हैं, कल के पाठ्यक्रम में आएगा। लेकिन जो उसका ये था कि एक सोच थी, विजन था कि हम कैसे कर सकते हो। जो कुछ नौजवान थे उन्होंने जो सोचा कि हमारे ग्राम में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं से सब कुछ की दिशा में जो आए हैं, जो ये ट्रांजिशन फेज है उसको उन्होंने साकार किया। वो साकार कैसे किया कि उनकी एक सोच थी, सोच कि हम स्वयं कर सकते हैं, बिना किसी सहायता के कर सकते हैं, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। और आज हमारी सोच है कि जब तक हमें कोई सहायता नहीं देगा, मतलब सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। स्वयं में ग्राम एक सरकार है, हमारे पास अपने सोर्सेज हैं, अपने रिसोर्सेज को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम क्यों नहीं हिवरे बाजार का रूप ले सकते। जिस प्रकार एक राज्य की सरकार या देश की सरकार अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करती हुई प्रगति की ओर जाती है, उसी प्रकार ग्राम की भी सरकार जा सकती है, क्योंकि हम ना तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ना अपने अधिकार, ना अपने कर्तव्यों को जानते हैं। इस पूरे प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि हम अपनी अंदर की जो चीज़ है उसको पहचानें, अपनी सरकार जो हमारी ग्राम सरकार का जो एक सोच है, स्वरूप है, उसको पहचानें।
पहचाने और उसको क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसके पास कहाँ से बजट आ सकता है, नहीं आ सकता तो कौन कौन से बजट के रिसोर्सेज उसके पास स्वयं है। अभी हमारे पास जो भी इस समय तत्कालीन जो चल रही है स्थितियाँ, उसमें हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना अभी नहीं शुरू किया है। अभी हम सिर्फ जो बाहर से आने वाले फंड हैं उन्हीं को हम संचालित कर रहे हैं, चाहे मनरेगा से आता हो या राज्य वित्त का पैसा आता हो या किसी भी फंड जो आते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम योजनाएं बनाते हैं। हमने कभी भी अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने ग्राम के लिए स्वयं योजनाएं नहीं बनाई। माइक्रो प्लानिंग जो बेसिक चीज होती है, किसी भी समाज को या किसी भी छोटी इकाई को सक्सेस करने के लिए जरूरी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज का स्वयं पता लगा के स्वयं करें इस्तेमाल, तभी वो सफल हो सकता है। हमने ना तो माइक्रो प्लानिंग की ओर ध्यान दिया, हमने सिर्फ वही प्लान किया है जो हमें दिया गया है। क्योंकि दी हुई चीजें स्थायी नहीं होती, चिरस्थायी नहीं होती, वो कभी भी समाप्त हो सकती है। तो कम से कम ऐसे हमारे पास संसाधन होने चाहिए जो सदैव चलते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हम अपने संसाधन पैदा करें, चाहे हमारे पास भौगोलिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, हमें ऐसे संसाधनों की खोज करनी ही पड़ेगी जो चिरस्थायी हो। जो सरकार से मदद मिलती है वो तो अच्छी चीज़ है कि हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है, लेकिन हमें अपनी भी चीज़ें अपने उसको श्रमदान जैसी चीज़ों की पुरातन काल से चली आती थी, लेकिन हम श्रमदान जैसी चीज़ भी नहीं करते। तो मतलब इस पूरी स्टोरी का उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को कैसे परिवर्तित करें, अपने ही जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, दूसरों पर हमें निर्भर ना रहना पड़े कि हमारे पास जब कहीं से पैसा आएगा, किसी वित्त का पैसा आएगा या कहीं से पैसा आएगा तब हम काम कर पाएंगे, उससे पहले हम खर्चा नहीं बना सकते। लेकिन इस सोच से हट के उन्होंने देखा होगा आपने कि ग्राम प्रधान के पास गाड़ी नहीं थी, जा नहीं सकता था, कलेक्टर से मिलने नहीं जा सकते थे या फिर वो कहीं नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने ग्राम वासियों ने ही चंदा करके उसके लिए गाड़ी खरीद के दी, प्रधान के नाम से एक गाड़ी ली। तो उसके पीछे सोच ये थी कि अगर प्रधान के पास गाड़ी होगी तो वो जाएगा, 4 समस्याएं हमारी और हल करेगा। तो इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम स्वयं पे कैसे अपने आप को विकसित करें, हम दूसरों पर ज़्यादा निर्भर ना होते हुए कैसे अपने संसाधनों का माइक्रो प्लानिंग करते हुए अपने विजन को कैसे साकार करें। तो हिवरे बाजार ये बताती है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आए हैं, ना ही हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम। बहुत सारे प्रधान हैं जो कि प्रथम बार निर्वाचित होकर आए हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि उनके क्या क्या दायित्व हैं और किस तरीके से उन्हें निभाना है, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए या कौन कौन सी राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं। तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि हम वो सारी चीज़ें जानें जो कि एक ग्राम में होती हैं या क्षेत्र पंचायत में होती हैं, जिला पंचायत में होती हैं, किस तरीके से योजनाएं बनानी हैं, किस तरीके से उनका रखरखाव करना है या कौन कौन से अभिलेखों को रखना है या किस तरीके से हमें माइक्रो प्लानिंग करनी है। क्योंकि अब जो जिला नियोजन समिति जिस तरीके से गठित की गई है उसमें निम्न स्तर से ही प्लान को ऊपर तक जाना है, तो हमें किस तरीके से अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे रखना है, साथ ही हमें क्या क्या काम करने होते हैं, हमें पास कौन कौन सी राज्य सरकार की योजना है, उसमें प्रधान के क्या दायित्व हैं या ग्राम पंचायत के क्या दायित्व हैं, उसे किस तरीके से करना है और अन्य अधिकारियों के साथ उसका किस तरीके से तारतम्य बिठाना है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो हिवरे बाजार थीम जो सीडो साहब की उन्होंने उनका ये मानना था कि इस तरीके से रखने से कम एक मॉड्यूल के रूप में, मॉडल के रूप में विकसित होगा कि ग्राम प्रधान क्या क्या कर सकता है, एक ग्राम पंचायत कितनी सशक्त बॉडी होती है, वो कितने सशक्त ढंग से अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए अपने ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में रख सकती है। तो ये एक मोटिवेशन के रूप में आप लोगों को एक फिल्म दिखाई गई थी कि आप भी ये कर सकते हैं, आपके अंदर भी ये क्षमता है, आप अपने ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने कर्तव्यों, अपने विजन, अपनी सोच और अपने अधिकारों का भलीभांति प्रयोग आप किसी पद पे हैं और उस पद की जिम्मेदारी, उस पद की गरिमा आपने बनानी है, न कि पति जी ने या पत्नी जी ने या दूसरे हो। हम महिलाओं की बोले कि महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे और पहले फिर हम उस तरह की बात करें कि उनको वो नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने बैग देने की बात करें कि 73 पंचायती राज परिषद अधिनियम 1961 के उत्तराखंड में था प्रकृति के तथा सूचना के अधिकार नहीं हुए।
मिल जाती है। तो भारत का जो इतिहास जाता है ग्रामों से जाता है। नगरीय संस्कृति यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए रही, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके बाद फिर ग्रामीण संस्कृति में हम पले बड़े और विकसित हुए हैं। तो जब हम आर्य संस्कृति की बात करते हैं कि जब भारत में आर्यों का राज्य था, तो आर्यों के राज्य में कोई एक राज्य जैसी कोई उनकी कॉन्सेप्ट नहीं थी। वहाँ पे ग्राम जो सत्ता होती थी वो ग्राम सत्ता होती थी, और उसके जो अध्यक्ष होते थे वो ग्रामीण कहे जाते थे। तो प्राचीन काल से जब हमारी आर्य सभ्यता विकसित हो रही थी, तभी से हमारे में ग्राम का एक चला हुआ था कि हम एक ग्राम की सत्ता के रूप में लेते थे और उसके मुखिया को ग्रामीण कहते थे। तो उस काल से ही पंचायत हमारे इतिहास में विद्यमान है। और जो पूरे देश का राजा हुआ करता था, उसकी जो कैबिनेट हुआ, जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल का एक आमंत्रित सदस्य के रूप में ग्रामीण हुआ करता था। तो उस काल से ही हमारी पंचायतों का महत्व है। उसके बाद चाहे हम मौर्य काल ले लें या अशोक का काल ले लें, उसमें लगातार पंचायतों का विकास होता चला गया। ग्राम को एक उसके रूप में संस्था के रूप में ग्राम को माना जाने लगा। कोई सी भी इकाइयों का जब विभाजन होता था प्राचीन काल में, तो ये कहते थे कि 100 ग्राम की है या 10 ग्राम की है, लेकिन ग्राम पंचायत एक केंद्र बिंदु था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, जब मध्यकाल आया हमारा, जब मुगलों का काल आया या हमारे पास जो विदेशी आक्रमण शुरू हुए, वहां से हमारा पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारी पुरातन व्यवस्था थी, वो डूबना शुरू हुई। क्योंकि जब विदेशी आक्रांता यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश को छोटे छोटे उन्होंने जमींदारी व्यवस्था, इक्तदारी व्यवस्था में बांटना शुरू कर दिया। क्यों बांटना शुरू किया? क्योंकि उन्हें एक सत्ता का केंद्र बनाना था, शक्ति अपने पास रखनी थी। तो उन्होंने जो अपने सिपह सालार थे, उन्होंने छोटा छोटा क्षेत्र दे दिया और उस पर राज्य करने के लिए उन्होंने दे दिया। तो जो हमारी पंचायती राज पुरातन व्यवस्था थी, उसको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। छिन्न भिन्न करने के बाद उन्होंने छोटे शक्ति के केंद्र जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था के रूप में विकसित। उसका प्रतिफल ये हुआ कि जो हमारा देश था वो टूटना शुरू कर दिया। लगातार उसमें टूटन शुरू हो गए, छोटे छोटे देश अलग अलग होते चले गए। जो भारत राज्य जो कि हमारा आर्य काल में या मौर्य काल में था, उसका विभाजन मध्यकाल तक आते आते छोटे छोटे देशों में होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि शक्ति के अलग अलग केंद्र बच गए। कोई हमारी ग्राम पंचायत जो पुरातन व्यवस्था थी उसको तोड़ दिया। लगातार अंग्रेजों के समय तक यही ना, अंग्रेजों ने भी यही किया कि आने के बाद यहाँ पे एक जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी और कुछ हिस्से में उन्होंने रैयत वाली व्यवस्था लागू कर दी। तो जमींदार को भी ग्राम प्रधान जैसी चीज तो थी नहीं, जमींदार भी अपने में हकूक का इस्तेमाल करते हुए वो भी पूरी तरीके से उन्होंने भी किया। 1857 की क्रांति का जो मेन कारण यही था कि जो पुरातन व्यवस्था थी उसका विघटन हो चुका था, जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह हावी थी। आप अगर पूरे इतिहास को देखेंगे तो जहां पे अंग्रेजों ने जमींदारी और रैयत वाली व्यवस्था लागू की थी, वहीं पर सिर्फ क्रांति हुई। जहां पे पंचायत व्यवस्था उन्होंने एज इट इज रखी थी, जहां पे पंचायत व्यवस्था को उन्होंने नहीं छेड़ा था, महल वाली व्यवस्था जहां पे दक्षिण भारत में थी, वहां पर हमारी क्रांति नहीं हुई। इसका मतलब यह है, कहानी का उद्देश्य यह है कि जहां जहां पंचायतें रही हैं वो सशक्त रही है, हमेशा सशक्त रही है, वहाँ पे विघटन कभी नहीं हुआ और वो विकास किया। दक्षिण भारत भी आज विकसित इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत साल से पंचायती राज व्यवस्था लगातार काम कर रही है। वहाँ पे आयकर व्यवस्था के रूप में मतलब 1300-1400 साल से पंचायती व्यवस्था वहाँ पे काम कर रही है, इसलिए वो आज हमसे बहुत ज़्यादा विकसित है। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, गांधी जी भी यही चाहते थे कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए। जो शासन है वो पंचायतों के हाथों में जाए, योजनाएं पंचायतें बनाए। गांधी जी का भी यही सपना था। लेकिन आज़ाद होते समय हमारे पास अराजकता का माहौल था, इसलिए तत्कालीन सरकार ने उस समय इसको लागू नहीं किया। 1952 में उसे एक प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से लागू किया कि हम इसको कैसे लागू करते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति, इसलिए सरकार लागू नहीं भी कर सकते थे क्योंकि हमें बहुत सारी अन्य चीज़ों को देखना था। लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार ने या उस समय की सरकारों ने ये सोचा कि इसको अब लागू किया जाना चाहिए। तो बलवंत राव मेहता कमेटी या हनुमंतराव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी, 3 कमेटियों का गठन इसलिए किया गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, द्विस्तरीय लागू किया जाए या त्रिस्तरीय लागू किया जाए। अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में अगर हमें एक सशक्त विकेंद्रीकृत सरकार की स्थापना करनी है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, जिसके रूप में आपके पास ये 73वां संविधान संशोधन हुआ है। क्यों करते थे कि उसके बारे में पूरी जानकारी थी।
रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी, भैंस के बारे में पूरी जानकारी, पौधा के बारे में पूरी जानकारी, डोखर के बारे में पूरी जानकारी। तो ऐसे ही हमको पंचायत के बारे में जानकारी, लोकतंत्र तब तक अधूरा। पंचायती राज तंत्र जो है, जिसका शासन के द्वारा, जनता के द्वारा किया गया विकास, वो है शासन। एक सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी, जो अभी आप साहब ने बताया कि अंग्रेजों की बात आ रही, हम पीछे और चले, कच्छ की बात आ रही, कच्छ घूम घाम के सारा गाँव की छोटे छोटे गाँव को तोड़ तोड़ के फिर तोड़ने की बात करी। और आज ये सारा पूरा मूल निचोड़ आया कि ग्राम पंचायत सबसे बड़ी चीज़ है, ग्राम की शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। और उस ग्राम की शक्ति में हम लोग, एक बात तो निश्चित है कि हम प्रधान बने हैं, दूसरी राय तो नहीं है ना। इसमें एक और सत्य यह है कि आप लोगों ने चुनाव लड़ा होगा तो आप जीते हैं। आप जीते हैं तो इसका मतलब ज्यादा लोग आपके साथ हैं ना, गांव के ज्यादा लोग आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, इसलिए हम प्रधान बन सके हैं। तो फिर अब परेशानी क्या है? जब ज्यादा लोग हमारा साथ देते हैं, ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, तो फिर मुझे क्यों परेशानी हो गई कि मैंने गलत काम कर लिया, कि मैं प्रधान बन गया? मैंने क्यों ऐसा कर लिया, ऐसा सोच लिया? और नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ना आते तो शायद मैं इस वर्कशॉप में भी ना आता, यहाँ पर भी ना आता, और मैं यहाँ पर ना बैठता। मैं आपको भी सर ये बात बता रहा हूँ कि प्रसंग कितना था। आज की बात देखिए, मैं अब तक जो यहाँ पर नौटियाल जी बोल रहे थे या सर बोल रहे थे, मुझे एक बात का अब एहसास हुआ कि आप नौटियाल जी आज क्यों आए 2 साल बाद। जो आप हमें पूछ रहे हैं प्रश्न कि आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, आप 2 साल बाद क्यों आए? आप क्यों, आपने ये जो सेमिनार करना था, आज जो ये बात हो रही थी, वो 2 साल पहले के पहले दिन हो गई होती तो हम ज्यादा सतर्क बन गए होते, हम ज्यादा सतर्क बन गए होते। इन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें दी, मैंने वो देखी हैं, उन पर मैंने चिन्ह लगा दिए हैं। और अब मैं आपके साथ मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आगे निकलूंगा। लोग मुझे मारने की कोशिश करें, चाहे कत्ल करने की कोशिश करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ। मैं वो काम अवश्य करूंगा, धन्यवाद, मैं वो काम अवश्य करूंगा जो मुझे करना चाहिए, जो गवर्नमेंट दे रही है, जो सरकार दे रहे हैं, जो ऑफिसर्स दे रहे हैं। तो फिर क्यों किस बात की परेशानी है? सीधी से एक बात, अपना सीधा एक ढंग है। पंचायत बुलाई दी जाए, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती, ये बजट है जी, ये 8 लाख का है, लीजिए काम कीजिए, अपना सीधा एक सिद्धांत है, काम वो करते हैं। फिर कहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है? लीजिए देखिए हिसाब किताब, जब देखना चाहते हैं देखिए। सवाल एक आता है कि मैं और मेरा गांव, यदि मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं और मेरा गांव कह रहा, तो मेरे गांव में मैं भी तो हूं, मैं भी तो हूं, मेरा गांव है ना। ये नहीं मैं कह रहा हूं गांव, मेरा गांव कह रहा हूं। मेरे गांव कौन है? मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरी दादी है, नानी है, रिश्तेदार है, मामा है, चाचा है, ताई है, ये सब मेरे गांव में है। तो फिर यदि वहां गांव में होता है तो मेरा क्यों नहीं भला होगा? बड़ी अजीब सी बात है। यदि मेरे गांव में विकास होता है, मेरे गांव में कोई अच्छी बात होती है, तो क्या गांव के लोग मेरे लिए ये कहेंगे चल हट जा तू, ये तेले नहीं, ये पानी तुझे नहीं पिलाऊंगा, इस सड़क पर तू न जा, इस खड़ंजे पे जो हमने लगाए तू न चल? ऐसा तो नहीं वो कहेंगे। बल्कि मुझे एक अनुभव हुआ है, इतना प्यार लोग देते हैं, चाची, बड़ी, माई, इतना प्यार देते हैं। बोला ए बेटा तेरू भालो करो भगवान, ए तेरा बच्चों को भालो हो, ए तेरू भालो हो। अब ये आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? फिर ये आशीर्वाद तो तभी मिलता है ना जब मैं अपनी बड़ी का खातिर भी कुछ करी लूँ, और चाची का खातिर भी कुछ करी लूँ, भैजी का खातिर भी करी ली, और बोला का खातिर भी करी ली। और वो सब वो काम जब तक हमारे अंदर, देखिए लंका देखी भगवान राम ने और लक्ष्मण ने, उन्हें लंका नजर आई। लंका जब देखी
तो लक्ष्मण बहुत ही खुश हो गए और लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि देखी तो कितनी सुंदर है लंका, कितनी सुंदर है। भगवान लंका देखिए, सोने की लंका कितनी सुंदर लग रही है। भगवान राम थोड़ी देर चुप रहे, तब उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका तदपि न रुचते जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की है, बहुत सुंदर है, लेकिन तब भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं अच्छी लग रही है? जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। क्योंकि जो जननी है और जो मेरी मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है, उसे बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं? मेरा गांव तो है, जब मैं मेरा शब्द कह देता हूं फिर और रह क्या जाता है? मेरा तो है ना। इसलिए मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं देखता हूं कि मेरे मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं, कितनी आती हैं। एक छोटी घटना आपको बताता हूं। एक बहुत बूढ़ी औरत थी, यूनान की ये बात है। उनके घर पर कोई आदमी आया और वहां एक पर्वत था, अल्पस पर्वत उसका नाम था। उसने कहा, मां ये अल्पस पर्वत में कैसे पार करूंगा? उस बुढ़िया मां ने कहा, अरे कई आ गए, कई मर गए, तू भी मर जाएगा, छोड़, वहां नहीं जाना है। उसने कहा, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। उस मां ने कहा, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे नेपोलियन बोलता है। उसने कहा, हाँ मैं नेपोलियन ही हूं, मैं ही नेपोलियन हूं। उसने कहा, तू जाएगा, और रास्ता बता दिया। वो निकल गया, वो उसको पार कर गया। क्या बाधाएं हैं? बाधाओं पर भी हम आएंगे। हमारे यूथ वेलफेयर ऑफिसर बैठे हुए हैं, हमारे समाज कल्याण विभाग के ऑफिसर बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी रूबरू होऊंगा, इनसे भी बातचीत करूंगा। कहाँ हम लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ एक प्रधान मिमियाने लगता है। मिमियाने पता कहते हैं, कहाँ हमारी स्थिति वो हो जाती है। 2 साल में मेरा एक अनुभव ये हुआ है कि कहीं हम हुजूर बहुत विवश हो जाते हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं, बहुत विवशता हमारे अंदर आ जाती है। आज यदि ये लोग हमारे पास पहले आए होते, जगाए हुए होते, तो शायद हमारा रास्ता कुछ और होता। हम ना ऐसे हिलाते दुम। क्यों? किस लिए क्या होता है कौन नहीं जानता है। एक सीधी सी बात है, क्या होता है कौन नहीं जानता है। उसके बावजूद फिर ये क्यों? क्या हम भिक्षा मांगने आते हैं? क्या भीख मांगते हैं? अधिकारों की बात होती है, अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, चले साथ में जुड़ता है कर्तव्य। यदि हम लोग, अब हम प्रधान लोग, हमारे भाई और हमारी बहनें वास्तव में कुछ सोचते हैं, एक सोच रखते हैं, एक विचार रखते हैं, एक चिंतन रखते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, तो फिर होगा क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं होगा वो? हमें इस बात की जरूर आवश्यकता थी। बेशक मैं डिग्री कॉलेज में रहा हूँ, डिग्री कॉलेज हम लोग बिना खान में चला भी रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। लेकिन एक बात तो अवश्य थी कि मैं इस सिस्टम से परिचित नहीं था कि ये सिस्टम क्या और कैसा है। आंगनबाड़ी में आ गया। अब देखिएगा हम किस व्यवस्था, हमारे स्कूल में क्या दुर्दशा है कि जहाँ और जगह होगा, जहाँ हमारा स्कूल लगता है प्राइमरी स्कूल, वहीं हमारा आंगनबाड़ी है। हमारा जो स्कूल है, मैं डीएम साहब के पास चला गया, यहाँ पर आए मैंने इनसे बातचीत की। उसके बाद टीरी गया, टीरी फिर डीएम साहब के साथ मिला, वहाँ से बातचीत की कि मेरे इस स्कूल को, मेरे बच्चों को बचाओ, मरेंगे सारे जब इस स्कूल में। उस बारे में कोई बात करनी थी। मैंने यहाँ बात करनी थी कि मैं अपने गांव में आंगनबाड़ी के लिए एक छोटा सा अलग स्कूल बनाना चाहता हूँ।
ये अगर कोई स्टाफ कार नहीं तो तब क्या होगा? अब आइए इस बात पर क्यों ना हम जागृत होते हैं, क्यों ना हम जागे। अब हमारे यदि सर्टिफिकेट नहीं बनेगी, केवल उत्तराखंड राज्य संसाधन केंद्र है ये, और समाज कल्याण विभाग इसका आयोजन कर रही है। कहानी देखो, सरकार ने 33% आरक्षण था महिलाओं के लिए, और अब क्या है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत आरक्षण है? आप बताइए। पहले तो 33%, 100 में से 33 महिलाएं होनी अनिवार्य थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी है? हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो कितना प्रतिशत दिया है? इतना जरूर जानकारी होनी चाहिए। कितना प्रतिशत है? 50%। क्योंकि ये ट्रेनिंग, ये मुख्य चीज़ें हैं, ये कोई भी अभी कोई सारा पूछ सकते हैं आपको कि कितना प्रतिशत आरक्षण है, क्या है, तो 50% आपको आरक्षण मिला, यानी आधा भाग पुरुष और आधा भाग महिला। आगे आ तो गई है, महिलाएं आगे आ गई है, लेकिन उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं भी क्षेत्र पंचायत सदस्य थी पहले, इससे तुम्हारे से पहले वाले कार्यकाल में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य थी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कैसे काम करना है, कैसे आना है, कैसे जाना है। धीरे धीरे सब लोग सीख जाते हैं। तो मेरा भी यही था कि जैसे विभागों से संपर्क करके काम करना, ये सब अभी बात की बात है कि हम सीखें। नहीं बोल सकते तो उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं। कल्याण विभाग से ये लोग मदद करते हैं कि आप इनको पढ़ाइए, सरकार उनको छात्रवृत्ति देगी। बाहर जो लोग हैं उनके बच्चे जब आईएएस के उसमें जाते हैं, पीसीएस के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी उसमें जाते हैं, तो उनके लिए सरकार मदद कर रही है। हम देते हैं आपको, वो सेंटर देते हैं जहाँ आपकी पढ़ाई होगी, आपके लिए जो कुछ देना हम देते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये हो गया कि जो लोग यहाँ मान लीजिए 2 चुनाव के और 3 चुनाव लड़ करके भी आ गए हैं, वो हमसे सीनियर है। मैं उनसे पूछता हूँ क्या किया, आप मुझे बताइए तो जरा, आपने क्या कुछ किया, मुझे क्या रास्ता बता रहे हैं आप? ये इसलिए सबसे बड़ा जरूरी ये हो गया हमारे लिए कि हम पहले उस चीज से परिचित हो जाएं, हमारे कितने रास्ते खुले हुए हैं, कितने रास्ते। अब एक ही चीज पर लगे, चलो जी खरीद के लगाओ, चलो जल की बात करो। मैंने आपको पहले एक बात बताई कि स्कूलों की जो दशा होती है, स्कूल की क्या स्थिति होती है, क्या हम लोग उसमें जाते कभी? हमने एक काम शुरू किया था, मैंने अपने गांव में एक काम शुरू किया, मैंने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से मैंने बच्चों की क्लास लेनी शुरू कर दी। आप देखिए बेसिक स्तर पर जो शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है, मैं एक बात पूछता हूँ कि मैंने अपने उसमें 2 बात सुनी इस समय, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी। एक मेरे अपने गांव में हमारे एक छोटा भाई है, वो IIT में कहीं निकल गया, जबकि वो बाहर रहते हैं, और IIT में निकलना इस देश में गौरव की बात है। और एक हमारे यहाँ भिटन गांव में कोई वो है, नौटियाल जी आपको बताऊं, वो लड़का मयंक नौटियाल है, वो MBBS में निकल गया। हमारे बच्चे अब कैसे निकलेंगे? इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे बेनती करता हूँ, मान लीजिए अब हमारे पास हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों को वास्तव में हम क्या ठीक से शिक्षा दे पा रहे हैं? हम क्या देखते हैं कि हमारी बेटियां ठीक पढ़ रही हैं? कल ये तो प्रधानमंत्री है, कल ये कहीं बहुत बड़ी उसमें जाती है, क्या करेंगे वो जब उनको ज्ञान ही नहीं है? फिर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, वो बोलेंगी क्या? उनमें एक और तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उनके पास उनकी भाषा होनी जरूरी है, उनमें वो साहस होना जरूरी, हिम्मत होना जरूरी, तभी तो कुछ करेंगे। लेकिन जो हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आकर के एक खाना पूर्ति कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आग नहीं होती, हम वो करने की नहीं सोचते हैं। अब कोई कितना ही जगाए, मान लीजिए हम चले गए, ये किताबें हमें दी गई, बस्ता दे गया, पेन दे दिए, राइटिंग पैड दे दिया है, हमने कितना लिखा उसमें कल के काम क्या होगा, मैंने कितना पढ़ा होगा, मैंने कई चिन्ह लगाए शिक्षा के बारे में।